तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने सेरिकल्चर उसकी डेफिनेशन के बारे में बताना है, तो उसके बाद इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले सेरिकल्चर जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है सेरी, ग्रीक वर्ड है सैरियोस का मतलब ही होता है क्या है, सिल्क। और दूसरा जो वर्ड है इसका वो क्या है, इंग्लिश वर्ड है। और इंग्लिश वर्ड कल्चर है। कल्चर का मतलब आपको पता ही है कि क्या करना है, रेयरिंग करना, कीपिंग करना। उसके बाद और ये जो सेरिकल्चर है ये किसकी ब्रांच है, एंटोमोलॉजी की ब्रांच है, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी की ब्रांच है। और वो जो इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी है वो खुद एक किसकी ब्रांच है, इकोनॉमी जोलॉजी की ब्रांच है। देखिए एंटोमोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं इंसेक्ट के बारे में। इंसेक्ट के बारे में जैसे हनी बी हो गया, लैक इंसेक्ट हो गया, सेरिकल्चर हो गया, और भी बहुत सारे जो इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं जो हमारी मतलब ह्यूमन नीड को चाहिए ही होते हैं। तो हम उसमें बात करते हैं उन इंसेक्ट की जो हमें फ़ायदा देते हैं। तो उसके बाद इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि डेफिनेशन किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको। तो डेफिनेशन क्या है कि सिल्क फार्मिंग इज मे बी डिफाइंड एज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म ऑन लार्ज स्केल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रा सिल्क। तो इसमें ये आपने देखा ही होगा कि सिल्क फार्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सिल्क वार्म की क्या करते हैं, रेयरिंग करते हैं। किसके लिए, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ रा सिल्क, कच्चे सिल्क के लिए। तो उसको बाद में क्या करते हैं, जो हमारे पास एक बार रा सिल्क आ गया, हम उसको क्या करते हैं बाद में फिर उसको क्या करते हैं, बायल करके उसके बाद जो बॉन्डेड फार्म जो होती है ना किसकी, सिल्क की, वो क्या हमारे पास हो जाती है अनबॉन्ड फार्म में। और उस अनबॉन्ड फार्म से फिर भी क्या निकलते हैं, थ्रेड निकलते हैं, जिनको हम रैप करके बाद में टेक्सटाइल वगैरह या गारमेंट्स वगैरह को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सिल्क फार्मिंग जो है ये एक क्या है, कम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस है, जिसमें मतलब हम देख सकते हैं कि कला भी चाहिए होती है और एक हिसाब से साइंस भी है कि किस हिसाब से वो जो अनबॉन्डेड फार्म है वो चेंज हो जाती है किसमें, बॉन्डेड जो फार्म है वो किस में चेंज हो जाती है, अनबॉन्डेड फार्म में चेंज हो जाती है। तो उसके बाद फिर उसके कंटिन्यूस फिलामेंट्स निकलते हैं जिनको हम थ्रेड बोलते हैं, और बाद में उसको रैप करके हम उससे क्या कर सकते हैं, गारमेंट्स वगैरह या टेक्सटाइल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री को सबसे पहले जो ये सिल्क है ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ये चाइना में इंट्रोड्यूस किया गया। एक वहाँ की रानी थी होशिमिन, उसने सबसे पहले इस सिल्क को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। और बहुत लंबे अरसे तक ये जो सिल्क की फार्मिंग थी, ये चाइना की क्या रही, नेशनल सीक्रेट रहा। मतलब ये चाइना ने ये टेक्निक जो है, ये सेरिकल्चर की किस तरीके से हम सेरिकल्चर का यूज़ करके हम टेक्सटाइल में मतलब हम गारमेंट्स वगैरह या क्लोथ्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन ये जो टेक्निक थी ये चाइना ने किसी के साथ शेयर नहीं की, मतलब एज ए नेशनल सीक्रेट रखा, इसको अपने पास ही रखा। उसकी टेक्निक होगी, उसको किस तरीके से चलाना है या बनाना है, मतलब किस तरह से जो बॉन्डेड फार्म है उसको अनबॉन्डेड फार्म में करना है। तो ये सारे का सारा कुछ देर तक चाइना ने अपने पास रखा एज ए नेशनल सीक्रेट, उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया। लेकिन जो मॉन्क्स वगैरह थे वो मतलब पीस को हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, मतलब एक देश से दूसरे देश जाते रहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने ये जो टेक्निक है ये उनके साथ शेयर कर दी, और वो इस तरीके की स्मगलिंग होगी उस टेक्निक की। तो बाद में फिर यूरोप वालों ने, जापान वालों ने इस टेक्निक को फॉलो करके अपनी इंडस्ट्री वगैरह और अपनी टेक्निक्स को शुरू कर दिया, किसके ऊपर, सिल्क वार्म के ऊपर। और उसके बाद हम जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सेरिकल्चर इंट्रोड्यूस कब हुआ, 400 ईयर एगो, 400 साल पहले ये जो सेरिकल्चर की टेक्निक थी ये इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। तो ये क्या है, एक एग्रो इंडस्ट्री है, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। देखो ना कि मतलब जो सिल्क वार्म होता है उसको कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है, मतलब प्लांट्स वगैरह, लीव्स वगैरह चाहिए ही होता है। तो हम क्या करते हैं, उन प्लांट की क्या करते हैं, पहले यील्डिंग को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे वो जो सिल्क वार्म है प्रोडक्शन उसको वार्म जो है उसको खा के जो अपना कोकोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कर सके। उसके बाद
उसके बाद कुछ जो चाइना के पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ये टेक्निक सबसे पहले किस स्पीशीज़ के ऊपर की, बोम्बैक्स मोरी के ऊपर की। देखिए, जब भी कल्चर की बात करें और वो भी किसके ऊपर करें, बोम्बैक्स मोरी के ऊपर बात करें, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोरी कल्चर। कि हम कल्चर कर रहे हैं, हम सारी कल्चर कर रहे हैं किस स्पीशीज़ के ऊपर, बोम्बैक्स मोरी के ऊपर कर रहे हैं कल्चरिंग, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोरी कल्चर। और ये जो मोरी कल्चर था या बोम्बैक्स मोरी पे आज बोम्बैक्स मोरी को हम कल्चर करके सिल्क वार्म की प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये कब इन्वेंट हुआ, 2700 BC के अराउंड हुआ, लगभग हुआ। उसके बाद ये जो बोम्बैक्स मोरी की या मोरी कल्चर की टेक्निक थी, ये सबसे पहले किसने किसने इन्वेंट की, तो ये एक चाइना का प्रिंस था, होंग तियाई। इसने अपनी वाइफ को क्या किया कि अपनी वाइफ को कहा, जिसका नाम था शाई लिंग शाई। इसने अपनी वाइफ को कहा कि आप इसकी प्रैक्टिकल को क्या करो, आप इसको प्रैक्टिकल यूज़ करो और इसको एक्सप्लोर करो, और एक्सप्लोर करके इसको देखो कि इसके थ्रेड को हम किस तरीके से हम एज ए टेक्सटाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर मेकिंग गारमेंट्स के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसने ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी की, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कल्चर किया, नई नई टेक्निक वगैरह लगाई उसने। तो उसके बाद उसी काम को लेके वो जो प्रिंस था, उसने अपनी जो क्वीन थी या अपनी वाइफ थी, तो उसको एक ऑनर के बेसिस पे उसको एक नाम दे दिया, मतलब उसको नाम दे दिया द गॉडेस ऑफ सिल्क वार्म। कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया है, स्टडी किया है सिल्क वार्म के ऊपर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, गॉडेस ऑफ सिल्क वार्म। तो सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या हुआ, जो सिल्क वार्म की या मोरी कल्चर की टेक्निक थी, ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते पूरी दुनिया में फैल गई, पूरी दुनिया में स्प्रेड हुई। तो चाहे मॉन्क्स के थ्रू हुई या किसी और सोर्सेज के थ्रू हुई, लेकिन इतना है कि ये पहले तो सबसे पहले चाइना के पास थी। चाइना ने कुछ हद तक इसको छुपा के रखा एज ए नेशनल सीक्रेट कि भाई हम किसी को नहीं दे रहे। तो बाद में ये जो मॉन्क वगैरह थे, उन्होंने क्या कर दी, शेयर कर दी, स्मगलिंग कर दी इस सीक्रेट की। तो बाद में क्या किया कि जो दूसरी कंट्री थी, जो दूसरे मुल्क थे, उन्होंने भी इस टेक्निक को फॉलो करके क्या किया, गारमेंट्स वगैरह, क्लोथ्स वगैरह या सारी कल्चर की प्रोडक्शन को क्या कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो एज ए नेशनल सीक्रेट था, तो चाइना ने एक किस्म से मोनोपोली यूज़ कर रहा था। मोनोपोली का मतलब भी यही है कि जैसे मसलन के तौर पर हम एक चीज़ बना रहे हैं, तो वो जो राइट है वो हमारे पास ही, हम किसी और को नहीं बना सकते। मतलब कोई और नहीं बना रहा। कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है, मैं उसको बना रहा हूँ, तो वो किसी और को नहीं पता, तो मेरे पास एक किस्म की क्या है, मोनोपोली है। मैं उसको बेचूंगा अपने दाम पे, ज़्यादा से ज़्यादा दाम करके मैं उसको क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा दामों पे बेचूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, अपनी इकोनॉमी को जनरेट करूँगा। तो वैसे ही चाइना ने किया। चाइना ने भी एक किस्म की मोनोपोली इस्तेमाल की, ज़्यादा से ज़्यादा उसने प्रोडक्शन की सिल्क की, और बाद में दूसरी कंट्रियों को भेजा। अपने सीक्रेट नहीं बेचा, लेकिन सिल्क जो थ्रेड बनते थे वो अनबॉन्डेड फार्म थी, कौन थे वो बाद में उनको बेचा गया। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर मेकिंग टेक्सटाइल या फॉर यूज़ किसके लिए कर सकते हैं, टेक्सटाइल के लिए कर सकते हैं, फॉर मेकिंग गारमेंट्स के लिए कर सकते हैं। तो इस किस्म से उसने ज़्यादा से ज़्यादा इकनॉमी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा इकनॉमी को क्या किया, जनरेट किया। और ये माना जाता है कि अराउंड 139 BC के लगभग ये जो मतलब चाइना ने क्या किया कि जो मतलब मोनोपोली थी या दूसरे देशों को बेचना स्टार्ट कर दिया था। ये मतलब चाइना से लेके मेडिटेरेनियन जो सी था, इसके एरिया, जैसे ये तुर्की वगैरह हो गए, उसके बाद इराक वगैरह। तो ये सेंट्रल एशिया के जितने भी मतलब मुल्क थे, इनमें ये क्या करते थे, इनको सिल्क को क्या करते थे, ये एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते थे, क्योंकि उस सिस्टम, उस ज़माने में क्या हो सकता था, बार्टर सिस्टम होता था, एक्सचेंज गुड वैसेस गुड। अगर आप मतलब मसलन हम ये सिल्क दे रहे हैं, चाइना सिल्क दे रही है, तो दूसरी कंट्री से वो कुछ और ले रही है,
चाहे वो सोने के सिक्के हों या किसी और मतलब क्रॉप्स वगैरह होगी या फिर कोई और चीज़ वगैरह होगी, मतलब गुड्स वर्सेस गुड्स के बेसिस पे उसको यूज़ किया जाता था। और ये सारे का सारा जो ऑपरेशन था, ये सारे का सारा जो सिस्टम था, ये किसके थ्रू होता था? सिल्क रोड के थ्रू होता था या सिल्क रूट के थ्रू होता था। तो इसके आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से सिल्क रोड जो है या सिल्क रूट जो है वो इस्टेब्लिश किए गए फॉर एक्सप्लोरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा इकनॉमी को जनरेट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को बढ़ाने के लिए चाइना ने क्या किया, वो आने वाले टॉपिक में हम उसकी बात करेंगे। तो इसमें हमने बात की सबसे पहले सेरीकल्चर की डेफिनेशन के बारे में बात की, हिस्ट्री के बारे में बात की, हिस्ट्री इन इंडिया, मतलब सेरीकल्चर किस तरीके से इंडिया में आया उसकी हमने बात की। तो इससे आगे हम अगला जो लेक्चर है हम उसमें बात करेंगे सिल्क रूट के बारे में या सिल्क रोड के बारे में कि किस तरीके से चाइना ने एक्सपोर्ट करती थी या इंपोर्ट करती थी या गुड वर्सेस गुड एक्सचेंज होती थी। तो आने वाले टॉपिक में हम उसकी बात करेंगे।